अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज मोहम्मद अवैस इकबाल, SSE बायोलॉजी फ्रॉम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल डारावाला। जैसा कि आपको पता है कि आज जो है वो चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है उसका सेकंड टॉपिक जो है हम उसको डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो रिलेशनशिप ऑफ बायो विद अदर साइंसेस, कि बायोलॉजी का बाकी साइंस की जितनी भी ब्रांचेस हैं उनके साथ क्या ताल्लुक है। असल में शायद आपको याद हो कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि 8th क्लास की जो साइंस है हमने उसमें 3 पोर्शन पढ़े थे। एक पोर्शन बायो का था, एक फिजिक्स का था और एक केमिस्ट्री का था। तीनों को कंपाइल करके उनकी जो बेसिक है आपको 8वीं क्लास में जो है वो पढ़ा दी गई। अब आप 9th में आए हैं तो उनको एक दूसरे से अलग करके 3 सब्जेक्ट अलग अलग बना दिए गए। एक बायोलॉजी है, एक फिजिक्स है और एक केमिस्ट्री है। अब चाहे अगर ये तीनों एक दूसरे से अलग सब्जेक्ट जो है वो बना दिए गए, लेकिन फिर भी ये एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि एक ब्रांच का जो इल्म है वो दूसरी ब्रांच के ऊपर अप्लाई होता है, उसके ऊपर लागू होता है। वो किस तरह से कि यही आज जो हमने रिलेशन जो है वो मुख्तलिफ साइंसेस के अंदर जो है वो पढ़ना है। इसके लिए एक और भी लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, वो हमारे पास इंटरडिसिप्लिनरी साइंस का जो है वो लफ्ज है। आपको पता है लफ्ज जो इंटर है, इंटर का लफ्जी मतलब जो है वो दरमियान है। डिसिप्लिनरी का मतलब होता है डिसिप्लिन्स के दरमियान। डिसिप्लिन किसे कहते हैं जी? सब्जेक्ट्स को कहते हैं। तो जो सब्जेक्ट्स के दरमियान जो तल्लक है, जैसे बायो का तल्लक फिजिक्स के साथ हो सकता है, बायो का तल्लक डेफिनेटली केमिस्ट्री के साथ हो सकता है, या साइंस की बाकी जितनी भी ब्रांचेज हैं उनके साथ हो सकता है। इसलिए इनके लिए हम इंटरडिसिप्लिनरी साइंस का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा अगर एग्जाम्पल देके समझाना चाहूं, आप थोड़ा सा एक तना आवर दरख्त अपने जहन में लेकर आए कि एक मोटा दरख्त है, इतना मोटा है जी, आप नीचे से जा रहे हैं जी, उसका मुड जो है वो ऊपर को जाता जा रहा है, उसका टहना जो है वो ऊपर को जा रहा है, उसका जो मोटा टहना है ऊपर जाके मजीद छोटी छोटी टहनियों के अंदर डिवाइड हो जाता है। अब अगर आप उस मोटे टहने को जो उसकी जो बेस है आप उसको साइंस कह लें, और उसके ऊपर जो उसकी मजीद शाखें निकली हैं आप उनको साइंस की ब्रांचेस कह लें। और कभी आपने उनकी क्लोज्ड कनोपी भी देखी होगी कि वो शाखें जो है वो ऊपर से एक दूसरे के साथ उलझी होती हैं, एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं। तो यही एग्जाम्पल अगर हम जहन में रख लें कि वो जो मोटा हमारे पास पौधा है वो साइंस है, उसकी जो मतलब जो बेस है सारी, ठीक है, वो मोटा टहना जो है वो साइंस है, और उसके ऊपर जो मजीद ब्रांचेस निकल आई हैं वो हमारे पास साइंस की ब्रांचेस है, और वो ब्रांचेस आपस में ऊपर से जगह जगह से अटैच है। इसका मतलब उन ब्रांचेस के दरमियान तल्लक पाया जाता है, एक अटैचमेंट पाई जाती है। ये जो तल्लक है या जो अटैचमेंट है साइंस की ब्रांचेस के दरमियान, इसके लिए इंटरडिसिप्लिनरी साइंस का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, या रिलेशनशिप ऑफ बायो विद अदर साइंसेस का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। अब आज हम आपकी बुक का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट कर रहे हैं कि आपकी बुक में इस टॉपिक में सबसे पहली जो डिफाइन है वो बायो फिजिक्स की है। आपको पता है बायो कौन सी ब्रांच है जिसमें लाइफ को पढ़ा जाता है, और फिजिक्स कौन सी ब्रांच है जिसमें हम मतलब फिजिक्स के कवानीन भी पढ़ेंगे, इसमें हरकत के कवानीन भी पढ़े जाते हैं, कम एफर्ट लगा के ज्यादा जो है वो प्रोडक्ट हासिल किए जाते हैं, ज्यादा वजनी चीजें जो है उठाई जाती हैं। ये सारा कुछ आपने फिजिक्स में पढ़ना शुरू कर दिया होगा। तो अब इसका मतलब ये है कि अगर फिजिक्स के कवानीन को लागू करके अप्लाई करके जिंदगी को पढ़ा जाए, मतलब पढ़ना हमने जिंदगी को है, पढ़ना जिंदगी को है, और उस जिंदगी को पढ़ने के लिए अगर फिजिक्स का सहारा लेना पड़े तो उस ब्रांच के लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं बायोफिजिक्स। जैसे प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स विच आर एप्लीकेबल ऑन बायोलॉजिकल फिनोमिना, मतलब जिंदा जानदारों के जिस्मों पर लगने वाले जो फिजिक्स के कवानीन हैं उनके लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं बायोफिजिक्स का। मैंने मतलब आपकी बुक में एक इनका जो है वो मतलब एक कनेक्शन जाहिर किया गया है कि फिजिक्स के अंदर जैसे लीवर का असूल है और ह्यूमंस के अंदर या एनिमल्स के अंदर लिम्स का असूल है। तो पहले हम क्लियर कर लेते हैं, लफ्ज लीवर है, आपने 2 तरह के लीवर पढ़ने हैं।
एक लफ्ज होता है LEVER, ये लीवर है फिजिक्स का, और एक लफ्ज होता है LI, ई की जगह आई होता है, वो जो लीवर है वो जिगर है, वो इंसान के या एनिमल्स के जिस्म के अंदर पाया जाता है। तो इनको आपने दोनों को मिक्स नहीं करना, स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं करनी। तो जो लीवर फिजिक्स वाला है उसकी रिजेंबलेंस किसके साथ है? हमारे लिम्स के साथ है। अगर मैं ये मैसेज बेहतर तरीके से आपको डिलीवर कर सकूं तो मैं थोड़ा सा आपको यहां पे समझाता हूं कि फर्ज करें कि आप रास्ते में जा रहे हैं, आपके रास्ते में एक काफी बड़ा जो है, काफी वजनी जो है वो पत्थर आ जाता है। आप कोशिश करते हैं कि वो पत्थर अपनी जगह से हिल जाए, आप उसको उठा के कहीं और फेंक दें ताकि रास्ता जो है वो क्लियर हो जाए। आप नीचे झुकते हैं उस पत्थर को उठाने के लिए, लेकिन उसका वजन इतना है कि आप उसको उठा नहीं सकते। तो अब आप यहां पे फिजिक्स का जो कानून है वो अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? कि अगर ये काफी बड़ा सारा जो है वो पत्थर है जिसका वजन जो है वो क्या है, बहुत ज्यादा है, आप क्या करें, एक लंबा जो है वो एक रॉड ले लें। इस लंबे रॉड के लिए लीवर का लफ्ज हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके नीचे यहां पे कोई सपोर्ट दें, जैसे फुलक्रम का शायद आपने लफ्ज जो है वो पढ़ा हो, ये नीचे सपोर्ट आ गई, ठीक है। अब आप यहां से इसको नीचे को प्रेस करें। जब आप इसको नीचे को प्रेस करेंगे तो ये पत्थर बड़ी आसानी से ऊपर उठाया जाएगा। और एक बात और भी है कि ये लीवर जितना लंबा होगा इस पत्थर को उतनी ज्यादा आसानी से उठाया जा सकता है। अब देखें कि हम जोर नीचे को लगा रहे हैं और पत्थर जो है वो ऊपर को उठ रहा है। ये लीवर का असूल है, ये फिजिक्स का असूल है। लेकिन आपने कभी देखा हो कि अगर आप चेयर के ऊपर या किसी भी चारपाई के ऊपर या किसी भी जगह पे आप बैठे हो और आपके सर के ऊपर कोई वजनी चीज रख दी जाए और आपको कहा जाए कि आपने सीधा ऊपर उठना है, तो आप क्या करते हैं कि अपने दोनों हाथ जो टेबल है उसके ऊपर रखते और दोनों हाथों से फोर्स लगाते हैं नीचे को और खुद किधर उठते हैं, ऊपर को। अब देखें, फोर्स नीचे को लग रही तो ये वाली चीज आपको ऊपर को उठा रही है, मतलब ये लीवर का काम कर रही है, ये आपको ऊपर उठाने का काम कर रही है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ये जो लीवर है फिजिक्स वाला, ये पत्थर को ऊपर उठाने का काम करता है, ये वाले लिम्स चाहे हम फोर्स नीचे को लगा रहे हैं लेकिन ये वाली चीज हमें किधर को उठा रही है, ऊपर को उठा रही। तो कहने का मतलब ये है कि जो फिजिक्स के कवानीन हैं इनको अगर किसी भी जिंदा जिस्म के ऊपर लागू करके पढ़ा जाए तो बायो की उस ब्रांच के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है बायोफिजिक्स का। अब लफ्ज मैंने लिम्स बोला है, आपको ये भी मैं क्लियर कर दूं व्हाट आर लिम्स। असल में ये एक कंबाइंड टर्म है, हमारे जो बाजू हैं या टांगे हैं उनके लिए ये लफ्ज जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो मतलब एनिमल्स के अंदर टांगे और बाजू लिम्स कहलाते हैं, और फिजिक्स के अंदर जो लीवर का असूल है वो रिजेंबलेंस रखता है लिम्स के असूल के साथ, उसी को हम अप्लाई करते हैं लिम्स के ऊपर और वजनी चीज को ऊपर उठाने में कामयाब हो जाते हैं। तो कहने का मतलब प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स एप्लीकेबल टू बायोलॉजिकल फिनोमेना इज नोन एज बायोफिजिक्स। जैसे फिजिक्स में लीवर का असूल है, वही असूल हमारे ऊपर लिम्स के ऊपर अप्लाई करके वजनी जो चीज है उसको उठाने में हम कामयाब हो जाते हैं। फिर अगला जो हमारे पास इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है वो हमारे पास बायोकेमिस्ट्री। लफ्ज जो बायो है इसका मतलब लाइफ है, बड़ी दफा हमने जो है वो रिपीट कर लिया। और लफ्ज जो केमिस्ट्री है इसका मतलब केमिकल रिएक्शंस है, केमिकल प्रोसेसेस हैं। वो केमिकल रिएक्शन, वो केमिकल प्रोसेसेस जो किसी भी जिंदा जिस्म के अंदर वकू पजीर हो रहे होते हैं, उनको पढ़ने वाली जो ब्रांच है वो बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। मतलब किसी भी जिंदा जिस्म के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस कर लेने वाली जो ब्रांच है, केमिकल प्रोसेसेस को डिस्कस कर लेने वाली जो ब्रांच है, उसके लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं बायोकेमिस्ट्री का। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन, which deals with the study of chemical processes that occur in a living organism। जिंदा जानदारों के जिस्म में होने वाले केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस करने वाली जो ब्रांच है वो क्या कहलाती है, बायोकेमिस्ट्री। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको एक मिसाल देता हूं, आपने कभी देखा होगा कि जितने भी हमारे पास जो प्लांट्स हैं, ठीक है, आपने मतलब पिछले साल भी ये बात 8वीं क्लास में ये दोनों इक्वेशंस पढ़ी थी कि पौधों के पत्तों के अंदर एक केमिकल रिएक्शन होता है। कैसे होता है जी? पौधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं,
जमीन से H2O वाटर लेते हैं, सूरज से सनलाइट लेते हैं और क्लोरोफिल की मौजूदगी में ग्लूकोज C6H12O6 तैयार करते हैं, साथ ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट जो है वो क्या होती है, खारिज होती है। अब जरा गौर करें, क्या ये एक केमिकल रिएक्शन है या नहीं? ये केमिकल रिएक्शन है, इसमें केमिकल इक्वेशन से हम इसको जार कर रहे हैं, ये केमिकल रिएक्शन है और ये पौधों के पत्तों में हो रहा है और जो पौधे हैं वो लाइफ है, पौधे जो हैं वो बायो है। तो जब कोई केमिकल रिएक्शन किसी भी जिस्म के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा होता है तो उसके लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं बायोकेमिस्ट्री। इसी तरह पिछले साल आपने एक सेलुलर रेस्पायरेशन जो है आपने इसकी भी इक्वेशन पढ़ी थी। अब मसला यह था कि उस वक्त इसका नाम आपको नहीं बताया गया था। सेलुलर रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारे जिस्म में जो ग्लूकोज हम खुराक के जरिए अंदर लेकर जाते हैं, उस ग्लूकोज को तोड़ के हमारे जिस्म को एनर्जी देता है। मतलब जो भी हम खुराक खाते हैं वो खुराक हमारे जिस्म को क्या प्रोवाइड करती है, ग्लूकोज। उस ग्लूकोज को हमारे जिस्म में स्टोर भी किया जा सकता है और जब एनर्जी की जरूरत होती है उस ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, और जब उस ग्लूकोज को तोड़ा जाता है तो वो ग्लूकोज जो है वो हमारे जिस्म को एनर्जी देता है। और ग्लूकोज को तोड़ने के लिए कौन सा केमिकल रिएक्शन होता है कि ये ग्लूकोज है C6H12O6, इसको तोड़ा जाता है ऑक्सीजन की मौजूदगी में तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, साथ पानी का मॉलिक्यूल बनाता है और साथ एटीपी एनर्जी जो है ये बनाता है। तो अब मैं आपको कहता हूं ये बैलेंस करने के लिए मुझे साथ 6 लगाना पड़ेगा, तो ये एटीपी जो है वो एज अ मतलब आप कह लें इसके प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास आई है, तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन होता है। तो हर वो जानदार जिसको एनर्जी चाहिए, चाहे वो एनिमल्स हैं चाहे वो प्लांट्स हैं, वो एनर्जी इसी केमिकल रिएक्शन के जरिए बनाते हैं। तो लिहाजा मैंने 2 केमिकल रिएक्शंस की बात की है। एक फोटोसिंथेसिस, वो प्लांट के अंदर डेफिनेटली होता है और सिर्फ प्लांट में हो रहा है, एनिमल के अंदर नहीं हो रहा। दूसरा सेलुलर रेस्पिरेशन है जिसकी इक्वेशन ये है, जिसका केमिकल रिएक्शन ये है, ये पौधों के अंदर भी हो रहा है और ये एनिमल के अंदर और हमारे अंदर भी हो रहा है। तो कहने का मतलब अगर कोई केमिकल रिएक्शन, अगर कोई केमिकल प्रोसेस किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा होता है तो उसको डिस्कस करने वाली जो ब्रांच है उसके लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं बायोकेमिस्ट्री का। तो पहली ब्रांच हमारे पास बायोफिजिक्स आ गई जिसमें बायो और फिजिक्स का तलकजार किया, दूसरी जो है वो हमने बायो और केमिस्ट्री का तलकजार किया। इसके बाद मैं आपको कहता हूं कि हमारे पास आगे जो ब्रांच है वो हमारे पास बायोमेट्री है। इसका एक और भी नाम है, वैसे इसका कंप्लीट नाम है बायोमैथमेटिक्स। बायोमैथमेटिक्स, बायोमैथमेटिक्स कौन सी ब्रांच है? बायोमैथमेटिक्स एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम मैथ के असूल जो हैं, मैथ की तकनीक्स जो हैं, मैथ के टूल जो हैं, उनको अप्लाई करके किसी भी जिंदा जानदार को पढ़ते हैं, उसके लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं बायोमैथमेटिक्स या बायोमेट्री। अब सवाल यह पैदा होता है कि लाइफ को पढ़ने के लिए मैथ की जरूरत क्यों पड़ती है? सिंपल सी बात है, अगर मैं क्लास में बच्चों को पढ़ाने के लिए आया हूं तो मैं आते ही अटेंडेंस लगाता हूं कि आज मेरी क्लास में कितने बच्चे जो है वो मेरा लेक्चर ले रहे, तो अटेंडेंस लगाने के लिए मुझे मैथ की जरूरत है। वो जो नंबर है मेरी क्लास का कि 60 बच्चे हैं, 50 हैं, 40 हैं, ये मैथ का फिगर है। और सिंपल सी बात है, मुझे पता है कि मेरी जो क्लास है अगर उसमें 45 बच्चे पढ़ते हैं, अब मैं क्लास में आता हूं, मेरी क्लास में बेंच पड़े हुए और मुझे पता है कि 15 बेंचों पे अगर 3-3 बच्चे बैठ जाए तो मेरी क्लास जो है वो पूरी हो जाती है। मैं क्लास में एंटर होता हूं तो सबसे पहले मैं देखता हूं कि एक बेंच क्लास में खाली है, बाकी सारे बच्चे 3-3 बैठे। तो अब मैं फौरी से कह दूंगा कि आज मेरी क्लास में 42 बच्चे जो हैं, 42 स्टूडेंट जो हैं वो प्रेजेंट है। अब मैंने तो उनको काउंट नहीं किया, मैंने तो जस्ट एक बेंच जो है वो खाली देख के उनकी तादाद जो है वो बता दी। अब एक बेंच की तादाद को लेकर मैंने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में से उसको माइनस कर दिया। मतलब टोटल 15 बेंच है, 45 बच्चे बैठते हैं, एक बेंच खाली है, तो इसका मतलब 3 बच्चे एब्सेंट है। इसका मतलब मैंने मैथ के कवानीन को अप्लाई करके जिंदगी को पढ़ा, मैंने स्टूडेंट्स के को काउंट किया है। ठीक है, स्टूडेंट्स क्या है? बायो है।
तो जब किसी जिंदगी को पढ़ा जाता है मैथ के कवानीन को इस्तेमाल करके, तो उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं? बायोमेट्री। मैं एक और एग्जांपल देता हूं। फर्ज करें कि आप शौकिया घर में चूजे रख लेते हैं, एक डरबे के अंदर आपने 20 चूजे जो है वो खरीदे, उस डरबे के अंदर रख लिए, ठीक है जी। अगले दिन कोई मसला बन जाता है, खुदा ना खास्ता आप जो है वो डरबा खोलते हैं, सारे चूजे जो है वो बाहर आ जाते हैं। जब आप डरबे के अंदर देखते हैं तो 2 चूजे जो है उसमें मरे पड़े। अब घर वाले पूछते हैं बेटा कितने रह गए? तो आप कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप जो भागे फिर रहे हैं उनको खड़ा करके जो काउंट करना शुरू कर दें 1 2 3 4, कभी भी ऐसा नहीं होगा। आप फौरी से बोलेंगे जी 18 रह गए। आपको कैसे पता चला? जब टोटल 20 है, 2 मर गए, तो आपने माइनस किया तो कितने रह गए? 18। तो कहने का मतलब ये जो टूल्स हैं, ये जो फार्मूलाज हैं, ये जो टेक्निक्स हैं, ठीक है, इनको अप्लाई हम करते हैं लाइफ के ऊपर, ये हमें लाइफ को पढ़ना आसान बना देती है। और वो रिलेशन जिसमें हम मैथ को इस्तेमाल करते हैं, मैथ के कवानीन को इस्तेमाल करते हैं, मैथ के टूल्स लेते हैं, मैथ की टेक्निक्स लेते हैं, चाहे कोई एवरेज लेनी है, चाहे कोई मल्टीप्लीकेशन करनी है, डिवीजन करनी है किसी भी जिंदा जानदार की, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है? बायोमेट्री। इट इज द ब्रांच ऑफ biology which deals with the study of biological process using mathematical techniques and tools. This branch is known as biometry. फिर हम चलते हैं हमारे पास बायोजियोग्राफी। बायो, अगर मैं इस लफ्ज को काट लूं तो आप भी इस लफ्ज को काट सकते हैं। लफ्ज जो बायो है इसका लफ्जी मतलब लाइफ होता है। बायो का मतलब क्या है? लाइफ। और लफ्ज जो जियो है इसका लफ्जी मतलब अर्थ होता है, जमीन होता है। बायो का मतलब लाइफ है, जियो का मतलब अर्थ है, और ग्राफी का मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन, अजहार, किसी भी चीज को जाहिर करना, चाहे वो ग्राफ बना के जाहिर किया जाए, चाहे जिस भी तरह जाहिर किया जाए। बायो का मतलब लाइफ हो गया, जियो का मतलब जमीन के ऊपर हो गया, ग्राफी का मतलब उसकी रिप्रेजेंटेशन कि जमीन के कौन से हिस्से पर कितनी तादाद में जानदार जो है वो मौजूद है, ठीक है। इट इज दी branch of biology which deals with the distribution and occurrence of living organism among different geological regions of the earth। जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों पर जानदारों की जो तकसीम है कि कितनी तादाद में कौन से जानदार कौन से इलाकों में मौजूद हैं, उसको पढ़ने वाली ब्रांच क्या कहलाती है? बायोजियोग्राफी कहलाती है। और हमें पता है जमीन के हर हिस्से पे जानदारों की तादाद एक जैसी नहीं, किसी हिस्से में जानदार ज्यादा रहते हैं, किसी हिस्से में जानदार क्या रहते हैं? कम रहते हैं। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड जो है वो हर जगह पे एक जैसी नहीं है। किसी हिस्से में जो है वो खुराक जो है वो ज्यादा पाई जाती है, किसी हिस्से में खुराक जो है वो कम पाई जाती है। जाहिर सी बात है जहां पे खुराक के सोर्सेज ज्यादा होंगे वहां पे लाइफ जो है वो भी क्या होगी? ज्यादा होगी। फिर इसके बाद मैं आखिरी ब्रांच की तरफ चलता हूं, वो हमारे पास है बायो इकोनॉमिक्स। बायो का मतलब लाइफ होता है और इकोनॉमिक्स का मतलब जो है वो बचत होता है। मतलब अगर हम किसी भी जिंदा जानदार को बचत के हिसाब से पढ़ेंगे, जिंदा जानदार को अगर बचत के हिसाब से पढ़ा जाएगा, उसके लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं बायो इकोनॉमिक्स। बायो मीन लाइफ, इकोनॉमिक्स मीन आप कह लें इकोनॉमी या बचत, जिंदगी को बचत के हिसाब से पढ़ना, इंग्लिश में कन्वर्ट कर लें स्टडी ऑफ लाइफ एट इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, जिंदगी को पढ़ना बचत के हिसाब से। अब हम अगर इसकी कोई एग्जांपल सेट करना चाहें तो मैं आपको कहता हूं, जैसे आपकी बुक में लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट आर लॉस गेन्ड फ्रॉम दी एकड़ ऑफ वीट, फील्ड ऑफ वीट। मतलब एक जो एकड़ है, एक जो फील्ड है, गंदम का फील्ड है, उससे आपको कितनी बचत होती है या कितना लॉस होता है, उसको पढ़ना बायो इकोनॉमिक्स कहलाता है। कैसे? अब जो गंदम है वो बायो है, वो जिंदा जानदार है, तो जिंदा जानदारों से हासिल होने वाली जो बचत है उसको पढ़ने वाली जो ब्रांच है वो हमारे पास क्या कहलाती है? बायो इकोनॉमिक्स। जैसे मैं आपको थोड़ा सा और भी एलैबोरेट कर दूं, फर्ज करें कि आप जो है या आपके पेरेंट्स या मैं, हम क्या करते हैं, हम अपना कोई साइड बिजनेस जो है वो करना चाहते हैं। अगर हमें लगता है कि जो मतलब ये फार्मिंग है इसमें बड़ी बचत है, तो हम क्या करते हैं कि 1 एकड़ रकबा जो है वो रेंट पे ले लेते हैं। जब हम 1 एकड़ रकबा जो है वो रेंट पे लेंगे तो सबसे पहले घर आके हम एक डायरी लेंगे। उधर से 1 एकड़ हमने रेंट पे ले लिया, साथ ही एक डायरी भी ले ली। अब डायरी क्यों ली है?
कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट अपने उस एकड़ पे करते जा रहे हैं, आप जो भी खर्चा अपने उस एकड़ पे करते जा रहे हैं, आप घर आके उस खर्चे की एक लिस्ट तैयार करते जा रहे हैं। मतलब सबसे पहले आपने उसका रेंट पे किया, आपने घर आके उस डायरी के अंदर उसका रेंट जो है वो लिख दिया, उसका ठेका जो है वो लिख दिया। फर्ज करें वो 50,000 था, वो 60 था, वो 1 लाख था, जितना भी था आपने लिख दिया। फिर आपने उसमें जो है वो सीड बोए, आपने उसको पानी दिया, हल चलाया, उसका जितना भी खर्चा है आपने डायरी के अंदर नोट कर लिया। फिर आप उस पर फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं, खादें देते हैं, फिर आप पेस्टिसाइड उसको स्प्रे करते हैं, उसका खर्चा भी लिख लेते हैं। फिर आप गंदम की कटाई करते हैं, फिर आप गंदम की जो कटाई करके उस फसल को जो है आप इकट्ठा करते हैं, फिर एक ब्रोकर के पास जाके उसको बेच देते हैं। इसी तरह अगले सीजन में वहां से कपास आती है, कोई और फसल आती है, आप उसका भी खर्चा लिखते जाते हैं, फिर वो फसल आती है उसको भी बेच देते हैं। अब आप जब दोनों फसलें बेच लेंगे तो वो फसलें जो है वो कितने की बिकी, चलो ये हम कर लेते हैं कि टोटल खर्चा हमारे पास मतलब पूरे साल का 2 लाख रुपए है, उसमें रेंट भी है, उसमें पानी का खर्चा है, हल चलाया, जो भी है 2 लाख रुपए, और दोनों फसलें जो है वो हमारी 3 लाख में फरोख्त हो जाती है। तो जब वो बंदा जो है वो 3 लाख रुपए एक ब्रोकर से लेकर घर आएगा, वो सबसे पहले खर्चे वाली डायरी उठाएगा, उसका खर्चा जो है वो टोटल करेगा, और खर्चा टोटल करके अपनी टोटल इनकम जो उससे एकड़ से हुई है उसमें से माइनस कर देगा। तो अब अगर 3 लाख की फसलें बिकी हैं, 2 लाख खर्चा हुआ है, तो उसका प्रॉफिट जो है वो 1 लाख है। तो इसका मतलब ये जो प्रॉफिट है, ये जो पैसे हैं, ये जो बचत है, उसने गेन की है कहां से? ये गंदम से और कपास से। ये दोनों लिविंग है, ये दोनों बायो है। तो किसी भी जिंदगी से हासिल होने वाली बचत को स्टडी करना जो है वो क्या कहलाता है? वो बायो इकोनॉमिक्स कहलाता है। अब जिंदगी से फायदा भी हो सकता है, जिंदगी से नुकसान भी हो सकता है, ठीक है। बचत जो है वो फायदे के हिसाब से भी ली जा सकती है, नुकसान के हिसाब से भी ली जा सकती है। तो बायो की वो वाली ब्रांच जो जिंदगी से हासिल होने वाली बचत को पढ़ने में हमारी मदद करती है, उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है बायो इकोनॉमिक्स, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ एट इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। जिंदगी को बचत के हिसाब से पढ़ना जो है वो क्या कहलाता है? बायो इकोनॉमिक्स कहलाता है। तो ये बेटा जो है वो आज का लेक्चर था हमारे पास इंटर डिसिप्लिनरी साइंस के हवाले से। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको समझ आ गया होगा। तो अपने जो व्यूज हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज।